अरे ये दूसरी भी चल रही है क्या? गुड इवनिंग सर। पता नहीं। तो कैंसिल करें अभी जैसे भाभी। चलो इधर आ गए अब। हेलो हेलो। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह बनाए आप लोगों ने एसी पे? नहीं। यस सर। चलो और दो चार कराते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो चलो जरा एक बार। And inductance of 2 Henry, a capacitance of 18 microfarad and a resistance of 10 kilo ohm are connected to an AC source of 20 volt with adjustable frequency. What frequency should be chosen to maximize the current in the circuit, and what will be the maximum value? हमसे प्रॉब्लम में क्या बोला गया कि एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक ये कैपेसिटर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। इसको एक अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया गया जिसका वोल्टेज यानी कि जीटा आरएमएस की बात दी गई है 20 वोल्ट की। रेजिस्टेंस जो है वो आपको गिवन है 10 किलो ओम का है। टू हेनरी एंड 18 माइक्रोफैराड। 2 हेनरी का ये है और 18 माइक्रोफैराड का ये हमारा कैपेसिटर है। तो बताना है कि इसकी क्या फ्रीक्वेंसी हम चूज करें जिससे कि आपका इस एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम हो। तो इंफॉर्मेशन क्या है इसके लिए कि जब रेजोनेंस होगा तो उस केस में जो करंट इन दिस पर्टिकुलर सर्किट होगी दैट विल बी द मैक्सिमम
Yes, और sir. रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए इंफॉर्मेशन है कि ये लिखा जाता है 1/2 पाई रूट ऑफ LC से ना, ये Yes, हमारी sir. रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो रेजोनेंस के कंडीशन में करंट इन LCR सर्किट मैक्सिमम होती है और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है 1/2 पाई रूट ऑफ LC से। तो इसको आप यूज कर लीजिए। तो 1/2 पाई रूट के अंदर में 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 इंटू 10⁻⁻⁶, 18 दूना 36, 6 के 36, 6 हो जाएगा और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा ना। तो 10 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 12 पाई, दिस शुड बी द फ्रीक्वेंसी। Yes, sir. और साथ में ये बोला गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट RMS की मैक्सिमम वैल्यू आपको पूछी गई है। तो ये हो जाएगा जीटा RMS डिवाइडेड बाई RK, है ना। एट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस जो करंट इन द सर्किट होती है वो मैक्सिमम होती है। IRMS की जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी इट विल बी 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 इंटू 10⁻³ किलो के लिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। दिस विल बी द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। ठीक है भाई। Yes, sir. चलिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम और करिए। ये आपको दिया गया कि एक पर्टिकुलर सर्किट LCR है, यहाँ पे आपने एक सोर्स को कनेक्ट किया, ये रेजिस्टेंस आपका 100 ओम का है, ठीक है। 100 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 220 वोल्ट या मान लो कि 500 वोल्ट ही कर देते हैं, सीधा सीधा कैलकुलेशन करिए। 500 वोल्ट का RMS वोल्टेज अप्लाइड है, इसके क्रॉस जब वोल्ट मीटर आप लगा करके मेजरमेंट कर रहे हैं तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आपको मिल रही है इंडक्टर के थ्रू, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो आपको गिवन है 800 वोल्ट है। और कैपेसिटर के अक्रॉस जब वोल्ट मीटर आपने लगाया तो इसके अक्रॉस जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है ये आपको दिया गया 400 वोल्ट का है। बताना है कि इसमें करंट क्या फ्लो कर रही है, IRMS बताना है। फटाफट बताइए तो। मिला किसी को? हम्म, बोलो भाई। हेलो।
एक मिनट सर। मिला? सर 5 एम्पियर आ रहा है। 5 एम्पियर आ रहा है। और किसी को मिला? चलिए आई देखिए, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है भाई कि जीटा आरएमएस का स्क्वायर ये इक्वल होता है वी आर का स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर, है ना? तो 500 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस 800 माइनस 400 का स्क्वायर। तो वी आर के बारे में जानकारी हो गया कि ये लिखा जाएगा 500 का स्क्वायर माइनस का 400 का स्क्वायर रूट, दैट इज 300, है ना? 300 का वोल्ट हमारा रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हो गया। तो आई आर एम एस ये लिखा जाएगा वी आर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो 300 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 3 एम्पियर। 3 एम्पियर वो आरएमएस करंट है जो हमारे इस पर्टिकुलर सर्किट में जो है वो फ्लो करेगी। ठीक है क्या? यस सर। ये मान लीजिए कि आपको बोला जा रहा है कि ये एक सर्किट है जिसमें एक रजिस्टर एक इंडक्टर आपस में सीरीज में जोड़े गए, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर, ये दोनों को आपस में सीरीज में जोड़ा गया। देन आफ्टर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके एक सोर्स ऑफ ईएमएफ जो कि 200 वोल्ट का है उससे कनेक्ट कर दे रहा है। बताना है आपको फाइंड द power consumed in the circuit and current drawn from the source। सोर्स से कितना करंट ड्रॉ हुआ है ये बताना है, और कितना जो है पावर कंज्यूम्ड हुआ है इस सर्किट में इसके बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है। तो ऐसे प्रॉब्लम में जिसमें आपको पैरेलल का कॉम्बिनेशन दिया गया है, अगर आपको वर्किंग करनी है तो टोटल करंट ड्रॉन को आप इंडिविजुअल करंट में मान लीजिए, इंडिविजुअल आर्म में इसमें करंट आपने I1 कह दिया। नेचुरल है कि ये जो I1 और I2 हम लिख रहे हैं ये आरएमएस ही वैल्यू लिख रहे हैं, है ना? तो Yes, आरएमएस sir. करंट जो
नीचे वाले आर्म में हो रहा है उसको हमने I1 कह दिया, ऊपर वाले आर्म में जो आरएमएस करंट है वो हमारा I2 का अज्यूम कर लिया। तो ऊपर वाले आर्म के लिए और नीचे वाले आर्म के लिए इम्पीडेंस हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। Z1 अगर नीचे Yes, वाले sir. का इम्पीडेंस कह रहे हैं तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन में आएगा कि ये लिखा जाएगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। Yes, sir. दैट इज 100√2, है ना। और ऊपर वाले आर्म का जो इम्पीडेंस होगा वो लिखना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। दैट इज 100√2, ये भी हो गया। यहाँ पे जो cos फाई है वो आपके पास जानकारी में है कि cos फाई 1 या tan फाई 1 की वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो tan फाई 1 आपको मालूम है कि वो लिखा जाएगा कितना भाई, 100 डिवीजन में 100, दैट इज 151 Yes, sir. 45 डिग्री। और ये कैपेसिटिव सर्किट है तो इसमें करंट लीड करेगी, है ना। Yes, sir. करंट विल लीड। द वोल्टेज। और नीचे वाले में जो आपका tan फाई 2 होगा वो अगर आपको लिखना है तो वो भी आपको मिलता है 100 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 1, यानी कि फाई 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। बट हियर करंट विल लैग, करंट विल लैग द वोल्टेज, है ना, क्योंकि उसमें इंडक्टर लगा है। वोल्टेज Yes. लीड करेगा, करंट लीड लैग करेगी इस वाले ऊपर वाले आर्म में। तो अगर आप फेजर के साथ आप रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो आपका फेजर डायग्राम क्या बनेगा, ये मान लीजिए कि वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, दैट इज जीटा आरएमएस, जो अप्लाइड वोल्टेज है। ऊपर वाले आर्म में जो करंट है I1 ये हमारी लीडिंग हो जाएगी, 45 डिग्री का लीड होगा। नीचे वाले आर्म में जो करंट होगी वो लैगिंग होगी, I2, और ये लैग जो होगा वो भी 45 डिग्री का होगा। क्यों भाई, ठीक है। Yes, sir. I1 की वैल्यू कितनी होगी तो वो भी आपके पास जानकारी में है कि I1 जो है वो हमारा लिखा जाएगा कितना, जीटा आरएमएस डिवाइडेड बाय Z1 से, Yes, sir. दैट इज √2। और I2 की भी वैल्यू आपकी है जीटा आरएमएस अपॉन Z2 से, तो ये भी अगेन आपकी है √2 से लिखी जाएगी। I1 और I2 का इंफॉर्मेशन हो गया। Yes, sir. ये दोनों I1 और I2 दोनों का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस सर्किट, है ना। यहाँ पे जो हमारे सोर्स से जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो I1 और I2 का वेक्टर सम होगा। तो बड़े आसानी से आपको दिख जा रहा है कि अगर इसके दो कंपोनेंट आप कर देते हैं, एक ये हमारा जीटा के डायरेक्शन में, दूसरा जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको एक्स डायरेक्शन कह दो, इसको वाई डायरेक्शन कह दो मान लो, तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगा कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द आई, ये आपके पास इंफॉर्मेशन में बनेगा I1 cos 45 प्लस I2 cos 45, Yes. है ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया √2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2, I2 √2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2, तो दैट इज 2 एम्पियर की करंट हो गई। और y कंपोनेंट Yes, ऑफ sir. द करंट जो हो गई वो हमारी कितनी हो जाएगी, I1 sin 45 माइनस I2 sin 45 ना, दैट इज Yes, 0। sir. Yes. Yes, sir. यानी कि टोटल करंट जो ड्रॉ हो रही है वो 2 एम्पियर की है, एंड दिस करंट इज इन फेज विथ जीटा आरएमएस। जीटा आरएमएस के साथ ये फेज में है ये करंट जो आपने कैलकुलेट करा।
है ना, क्योंकि Yes, sir. एक्स डायरेक्शन आपने जीटा के फेज वाले डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करा है। तो अगर पावर कंज्यूम्ड आपको लिखना है तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड आपको मालूम है कि ये लिखा जाएगा जीटा आरएमएस इंटू आई का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, नेचुरल है, वो आई के बराबर ही होगा, है ना। तो दैट Yes, इज sir. 200 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 400 वॉट। दिस इज द एवरेज पावर कंज्यूम। इसी एवरेज पावर को हम लोग यहां से भी लिख सकते हैं ना, इस नीचे वाले आर्म में और ऊपर वाले आर्म में, दोनों में अलग अलग पावर कंजम्पशन कितना है उसको लिखा जाए और दोनों को जोड़ दिया जाए, तो वहां से भी हमको सेम Yes, sir. इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। तो अगर आप इसको चाहो एवरेज पावर जो पूरे सर्किट में कंज्यूम हो रहा है, तो P1 लिखो और P2 लिखो, दोनों को सम कर दो तो भी यही मिलना चाहिए। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई I1 की वैल्यू कितनी थी, √2, और cos 5 होता है तो cos 45 हो जाएगा, पावर फैक्टर मल्टीप्लाई होगा इसमें, है ना, Yes, sir. प्लस 200 इंटू √2 मल्टीप्लाइड बाई cos 45। तो यहां से भी आपको सेम इंफॉर्मेशन मिलता है 400 वॉट। ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर है। Yes, sir. तो कभी अगर आपको पैरेलल सर्किट के लिए ऑब्जर्वेशन करना है तो आप दोनों सर्किट के लिए अलग अलग करंट के बारे में इंफॉर्मेशन को जज करेंगे, लीड और लैग के साथ करेंगे, और देन आफ्टर उनको अगर वेक्टोरली ऐड कर देंगे इंडिविजुअल दोनों आर्म के जो करंट है, या दो से ज्यादा हैं तो उन सभी आर्म के करंट को वेक्टोरली आप ऐड कर देंगे, तो दैट विल गिव यू द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी सोर्स। और उस पर्टिकुलर टोटल करंट ड्रॉन का जो जीटा के अलोंग का कंपोनेंट होगा, दैट इज द एक्टिव करंट, है ना, एक्टिव करंट मल्टीप्लाइड बाय जीटा आरएमएस, दैट विल गिव यू द पावर कंज्यूम। ठीक है भाई। तो इस तरीके से कभी Yes, sir. पैरेलल सर्किट भी अगर आपको मिलती है तो वेक्टर एनालॉजी वाला ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात। Yes, sir. कभी कभी जब आपको टोटल इम्पीडेंस निकालना होता है तो वहां पे जो है वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का तरीका है यूज करने का इस एसी के साथ, वो जो है वो प्रेफरेबल रहता है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर लिखना है तो जो हमारे उस पर्टिकुलर आर्म का रेजिस्टेंस है उसको हम लोग रियल पार्ट के रूप में दिखाएंगे, और जो उसमें रिएक्टेंस होगा उसको हम लोग जो है इमेजिनरी पार्ट के रूप में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। एक्सेल के साथ निगेटिव ऑफ आयोटा लिखा जाएगा। क्या है, करंट हमारी लीडिंग होती है कैपेसिटिव वाले आर्म में, तो निगेटिव ऑफ आयोटा एक्सी के साथ लिखेंगे और एक्सेल के साथ पॉजिटिव ऑफ आयोटा के रूप में उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो कि इसी पर्टिकुलर सर्किट का अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग बात करनी है तो Z1 को लिखने के लिए Z1 जो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, वो लिख सकते हैं 100 प्लस 100J के रूप में, और Z2 को जो लिखना है तो वो लिखा जाएगा 100 माइनस 100J। ठीक है ना। हेलो। Yes, जब sir. हम
कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में अपने इस पर्टिकुलर सर्किट की एनालिसिस करना चाहते हैं, तो जो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम जो एक्टिव कंपोनेंट है उसके करेस्पॉन्डिंग लिखते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस के करेस्पॉन्डिंग, और जो रिएक्टिव कंपोनेंट है यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको इमेजिनरी पार्ट के रूप में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। करंट sir. हमको मालूम है कि कैपेसिटिव वाले सर्किट में लीड करती है, तो यहाँ पे जो जेड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसमें कैपेसिटिव वाले में पॉजिटिव ऑफ जे के रूप में लिखेंगे, और जो हमारा इंडक्टर है उसमें हम नेगेटिव ऑफ जे से मल्टीप्लाई करते हुए उसके इम्पीडेंस का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो Z1 को लिखने का तरीका हो जाएगा 100 प्लस 100 जे, और Z2 को लिखने का तरीका हो जाएगा 100 माइनस 100 जे। ठीक है भाई। अब ये दोनों Yes, sir. इम्पीडेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो 1/Z, 1/Z जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/Z1 प्लस 1/Z2, है ना। 1/Z प्लस इक्वल्स टू 1/Z1 प्लस 1/Z2। जैसे आप पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं उसी तरीके से इंपीडेंस को भी ऐड करेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग आप वर्किंग कर रहे होंगे। ठीक है। तो Z का इंफॉर्मेशन अगर बनाना चाहते हो तो 1/Z1 की वैल्यू थी 100 माइनस 100 जे, और Z1 की जो वैल्यू Z2 की जो वैल्यू आई थी 100 प्लस 100 जे, है ना। 100 प्लस है सर Z1 में। एक में प्लस एक में माइनस है ना। अब इसको आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहें अपने उस पर्टिकुलर Z का रिप्रेजेंटेशन, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे से आयोटा को हटा लिया जाएगा, और उससे फिर हम वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. इसको सॉल्व करके इफेक्टिव जेड क्या होगा हमारे इस पर्टिकुलर सर्किट का, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई बार जहाँ पे इक्विवेलेंट इम्पीडेंस पूछा जा रहा होता है, तो वहां पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला तरीका है वो आपका थोड़ा यूजफुल होता है। वहां पे ये तरीका भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है ना। जेड एक बार निकल जाएगा, आयोटा की तरह है। जे वही आयोटा ही है। आप आई से लिखते हो क्या आयोटा को? यस यस सर, Yes, sir. तो आई से लिख लो, आई लिख लो, आयोटा है। सर करंट को भी तो आई से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, इसीलिए जो है हमने उसमें जे लगा दिया था कि कंफ्यूजन ना हो। आप अगर आई से आयोटा को रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा को आई से भी जे से भी दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो आपको अगर बेहतर लगता है आई से दिखाना, आपको अगर यूज टू है उसी से, तो आप उसी फॉर्म में लिखिए, बट कंफ्यूज मत होइएगा। आई करंट से आप उस आयोटा को कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, तो वो कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने केवल जे यहाँ पे लगाया है, क्योंकि जे से दिखाते भी हैं आयोटा को। बहुत बार आप देखेंगे तो आयोटा को जे से भी दिखाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे जे लिख दिया है कि कंफ्यूजन ना क्रिएट करे करंट के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है। तो कभी कभी, वैसे ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट हमने देखा है कि एक आध क्वेश्चन में कहीं कहीं पैरेलल कनेक्शन दिया है। तो ज्यादातर पैरेलल कनेक्शन तो आपके वेक्टर एनालॉजी से भी वर्कआउट हो जाएंगे। जब आपको कभी जेड इफेक्टिव पूछा जाएगा तो वहां पे आप ये तरीका यूज कर लीजिए। इजिली आप आसानी से जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट जेड। Yes, sir. ठीक है भाई।
Yes, sir. कहीं अगर कोई हाँ। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो और डिटेल में इसकी बात कर लेंगे। वैसे सिलेबस में है नहीं। एक क्वेश्चन और भी कर लीजिए इसका, तो फिर आइए उसको देख लेते हैं कि क्या है ये। हम्म, एक ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। 18 figure shows a typical circuit for low pass filter. An AC input 10 millivolt is applied to the left end and the output V output is received at the right end. Find the output voltage or frequency 10 kilohertz, 100 kilohertz and 1 megahertz and 10 megahertz. Note that the frequency is increasing, output decreases and hence name low pass filter. इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक रजिस्टर है और एक ये कैपेसिटर है, दोनों को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके एक एसी सोर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आपसे पूछा जा रहा है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो दो केवल फ्रीक्वेंसी के लिए आप वोल्टेज को कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें कई सारी दी गई हैं। तो 10 किलोहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज इन दोनों के लिए आप इसको कैलकुलेट करके देखिए कि क्या होगा वोल्टेज जो कैपेसिटर के क्रॉस मिलेगा। आपको मिलेगा कि जो छोटी फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आपको बड़ा मिल रहा है, बड़ी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज जो है वो ऑलमोस्ट आपको निग्लिजिबल मिलेगा। इसलिए इसको नाम दे दिया है लो पास फिल्टर। टेन किलो हर्ट्ज के लिए वोल्टेज निकालिए कैपेसिटर के क्रॉस क्या होगा इस सर्किट में। हो जाएगा। बन रहा है भाई। हेलो, कोई आवाज नहीं आ रही है। कर रहे हो आप लोग कि मैं बताता चलूं? सर अभी कर रहे हैं।
चलिए आज देख लीजिए इसको क्या करना है इसमें। इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के अक्रॉस हमको आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो हमको मालूम है कि Vc जो होगा वो लिखा जाएगा I इंटू एक्सी से, और I के लिए इंफॉर्मेशन लिखना है तो ये लिखा जाएगा Vi जो इनपुट का वोल्टेज है डिवाइडेड बाय Z मल्टीप्लाइड बाय एक्सी। ये हो जाएगा Vc को लिखने का इंफॉर्मेशन। बोलो भाई। Yes, sir. Z का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो Z के बारे में इंफॉर्मेशन क्या बनेगा, 1 किलो ओम है तो 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ω c होता है तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी की जगह पर 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10 नैनो फैराड है तो 10 इंटू 10⁻⁻9 का होल स्क्वायर। ये आपका कैलकुलेशन हो गया थोड़ा सा टीडीएस टेढ़ा। जेड का ये इंफॉर्मेशन हो जाएगा, Yes, है sir. ना। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 10⁻6 प्लस 10⁻6 का स्क्वायर यानी कि 10⁻12 और ये हो गया 10 का 100 तो 6 की जगह पे हम लोग 100 से घटा दें तो 4 कर दें तो 10⁸ लिख देते हैं इसको। 10⁸ डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर का रूट। ये Yes, sir. मिलेगा जेड का इंफॉर्मेशन। Yes, sir. पाई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेशन अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान में हो का तो अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो पाई स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो 9.8 के आसपास आती है। 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए, जस्ट आप अपना कैलकुलेशन आसानी से कर लेना। तो ये आपको क्या हो जाएगा 10⁶ प्लस 10�7 डिवाइडेड बाई 4, है ना। Yes, sir. लगभग अप्रोक्सीमेट। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻³ बाहर कर लिया और रूट के अंदर में 2.5 और एक 3.5 आ जाएगा। जेड का ये इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है क्या। Yes, sir. और अगर हम लोग Vc लिखना चाहते हैं तो Vc की वैल्यू हो जाएगी Vi जो कि हमारा है 10 इंटू 10⁻³ मिली वोल्ट, और ये हमारा हो जाता है 10⁵ और 4 10⁴ डिवाइडेड बाई 2 पाई 10⁴ डिवाइडेड बाई 2 पाई होल डिवाइडेड बाई जेड यानी कि 10⁻³ √7 3.5 लगभग में। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस। इसी तरीके से जब हमारा फ्रीक्वेंसी जो है 10 किलो हर्ट्ज की जगह पे जो है 10 मेगा हर्ट्ज का हो जाएगा तो मेगा का मतलब क्या होता है भाई। तो 10 की पावर 6 10⁶. 10 की बात हाँ 10⁻6 होता है मेगा का मतलब। तो उस केस में हम जेड को लिखना चाहेंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सी की वैल्यू। तो एक्सी हो जाएगी कितना, एक्सी की वैल्यू हो जाएगी 1/ω c यानी कि 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10⁻6 मेगा का मतलब मल्टीप्लाइड बाई सी यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻9 नैनो फैराड था इसलिए। तो ये हो गया 6 2 7 1 8 10 ऊपर हो गया तो 5 बाई पाई, है ना एक्सी की वैल्यू मिलेगा क्या। Yes, sir. और z के लिए हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो 10⁶ प्लस 25 बटा में पाई का स्क्वायर
रूट के अंदर, तो z की वैल्यू तकरीबन वही 10⁻³ हो जाएगी, है ना। Yes, sir. ऐसे केस में जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा Vc, वो हो जाएगा 10 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 5/π डिवाइडेड बाई 10⁻³। तो आउटपुट वोल्टेज जो है आपको दिख रहा है कि दैट बिकम्स वेरी 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 स्मॉल एज कंपैरिजन टू दिस वन, है ना। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बड़ा करते जाएंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस जो हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं वो छोटा होता जाएगा। यानी कि लो फ्रीक्वेंसी का जो हमारा वोल्टेज होगा, सोर्स जो अप्लाइड होगा, उसको ये बड़ा वोल्टेज देगा, और हाई फ्रीक्वेंसी का अगर हम सोर्स को अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज हमको कम मिलेगा। तो मान लीजिए कि कोई ट्रांसमिशन का सिग्नल है, उसको हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और उसको हम इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ अटैच कर रहे होंगे, तो ये डिवाइस क्या करेगा कि जो कम फ्रीक्वेंसी वाली है उसके करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को बढ़ा देगा। तो वो हमारा, अगर कई सारी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है तो उसमें से छोटी फ्रीक्वेंसी को अगर हमको सेलेक्ट करना है तो दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट कैन बी यूज्ड। इसीलिए कहा जा रहा है इसको लो पास फिल्टर। ठीक है भाई। Yes, sir. एसी के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ईएम वेव जस्ट लगभग ये थ्योरेटिकल सेक्शन है। सर थ्योरेटिकल, हाँ जी। सर हमारा जो बच रहा था वो आज ही करवा दीजिए। क्या सर हमारा बच रहा था ना ER08 में थोड़ा सा, क्या बचा वो है आज बेटा ही तुम्हारा? करवा, लास्ट क्या चैप्टर हो। हाँ, प्रीवियस चैप्टर का क्या बचा है? हेलो। सर हाँ, क्वेश्चन नहीं होता प्रीवियस चैप्टर। हाँ, क्वेश्चंस आपके जो है वो डाउट वाले ना, डाउट वाले क्वेश्चंस सर आपने बताना। प्रैक्टिस भी नहीं करवाया था। अच्छा, हाँ, आपके यहाँ थोड़ा मिक्सिंग हो गई थी तो उसमें कुछ क्वेश्चंस कम हुए थे। ईएम वेव नहीं करना है। करना है सर। करना है सर। सर कितनी क्लास का? ईएम वेव आधी क्लास के लिए, हाफ क्लास में हो जाएगी। मतलब अभी अगर मैं शुरू करूंगा तो, हाँ, अभी मैं शुरू करूंगा तो ईएम वेव का काम आपके क्लास खत्म होते होते हो जाएगी। तो सिर्फ वही करवा दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव